नमस्कार, स्वागत है आपका द फॉलोअप लाइव में। इस वक्त हम लाइव में आपके साथ जुड़े हैं और मेरे दोनों तरफ दो वरिष्ठ साथी, एक तरफ सारद हैं और दूसरी तरफ हैं बाबा। और आज हम बिहार की राजनीति का जो अभी वर्तमान और सबसे नया पहलू है उस पर चर्चा करेंगे। एक बात मैं अपडेट दे दूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने लाइव की ओर। अपडेट आप में से कुछ लोग जान ही रहे होंगे और जो नहीं जान रहे उसके लिए यही है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन रही है और मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार 7वीं बार काबिज हो रहे हैं। इसके पहले 6 बार उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, यानी 6 बार वो मुख्यमंत्री बने हैं। 7वीं बार वो फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं और साथ ही एक जो बड़ा बदलाव है, यानी कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने की कई कयास तो लग ही रहे थे, लेकिन जो उप मुख्यमंत्री पद है वो जिन्हें दिया गया वह एक नया पहलू भरकर सामने आया बिहार में। और उप मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा दल से तारकिशोर जी हैं, तारकिशोर प्रसाद हैं, कटिहार से विधायक हैं और उन्हें इस बार भाजपा की विधायक दल का नेता चुना गया है और साथ ही उप मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार भी है। लेकिन मैं बस स्पष्ट कर दूं कि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन ये लगभग तय है कि ये होने वाला है। तो आज हम जिस चीज़ पर बात, साथ ही उप मुख्यमंत्री भाजपा एनडीए विधायक दल की जो उप नेता चुनी गई हैं वो रेणु देवी हैं, उन पर भी बातचीत करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस पर आज हम बातचीत कर रहे हैं कि बिहार में पहली बार ये दोनों जोड़ियाँ टूटी हैं, यानी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हों और सुशील मोदी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, यह बिहार में पहली बार देखने को मिलेगा। सबसे पहले बाबा की तरफ रुख करेंगे और सिर्फ इस चीज़ पर क्या टिप्पणी आपकी, कैसे देखते हैं इस चीज़ को टूटना और कैसे ये बिहार के लिए और भाजपा के लिए स्पेशली क्या संदेश देगा या भाजपा क्या चाहती है इस तरह से? देखिए, भाजपा ने जो कमिटमेंट पहले कर रखा था, चूंकि इनका प्री पोल अलायंस था कि नीतीश कुमार ही हमारा चेहरा होंगे, पोस्टर बॉय होंगे, हर बार की तरह इस बार भी हुआ। चूंकि भाजपा की सीटें ज़्यादा आई तो नीतीश कुमार को अब कंफर्ट जोन में नहीं रखना है। अब तो भाजपा ये अपना बड़ा दिल दिखा रही है कि गठबंधन में कोई बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं होता, सभी भाई बराबर होते हैं। इनकी सीट ज़्यादा आई है बीजेपी की, लेकिन नीतीश कुमार को ही पोस्टर बॉय बना के रखा है। नीतीश कुमार ने कह भी दिया, जो एनडीए विधायक दल की बैठक हुई, कि मैं चाहता था कि बीजेपी का सीएम हो, वो खुद अपने से कहें। ये नीतीश कुमार का दो धारी तलवार पे चढ़ने वाला जो आदत है उनका वो दिखाता है। लेकिन बीजेपी जान रही है कि इनको इस बार सीएम बनने दें, लेकिन कंफर्ट जोन में ना रखें। कंफर्ट जोन में अब कैसे कहते हैं, एक आदमी के साथ वो लगातार इतने वर्षों तक काम करते आ रहे हैं और बीजेपी में मतलब सुशील मोदी से बात कर लिया, पूरी बीजेपी से बात हो गई। लेकिन अब नया साथी आएगा अगर उनको सपोर्ट करने, और जैसा बात हो रहा है कि 2-2 डिप्टी सीएम होंगे, चूंकि मोदी ने कहा कि हमारे जो साइलेंट वोटर है वो महिला है, तो एक महिला डिप्टी सीएम होंगी, जो रेणु देवी का आप जिक्र कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो उनसे इनका मेंटल लेवल किस तरीके से मिलता है, कितना वक्त लगेगा एक दूसरे को समझने में, क्योंकि कई ऐसे डिसीजन होते हैं जो मंत्रिमंडल में आने से पहले भी मुख्यमंत्री और तो उस कंफर्ट जोन से बीजेपी नीतीश कुमार को बाहर ले आई। अब नीतीश कुमार के ऊपर है कि नीतीश कुमार इसको किस तरीके एडजस्ट करते हैं। और बीजेपी साथ में ये भी दिखाना चाहती है कि देखिए, अब अगर भविष्य की जो बिहार में बीजेपी की पार्टी होगी वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्योंकि इनके बारे में कहा जा रहा है कि चाहे वो नीतीश कुमार और आरजेडी के साथ जब मिल के चुनाव लड़ रहे थे उस समय सर्वाधिक वोट मिले थे यूपीए को और तमाम, लेकिन उस समय भी वो अपना सीट बनाया, चाहे पाने में। नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी इसलिए भी अच्छी, मतलब फेमस है, बहुत ज़्यादा चर्चित है, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी डिसीजंस नीतीश ने लिए हैं उसमें सुशील मोदी का बहुत एक बिना विरोध का एक तरह का समर्थन रहता है। एक तरह से आप कह ले कि नीतीश कुमार एक कोई डिसीजन लिया तो उसमें इफ बट नहीं निकालते थे। सुशील मोदी का सुशील मोदी उसको पब्लिक को भी करते हैं, पार्टी को भी समझाते थे, अपने लोगों को भी समझाते थे कि क्यों ये डिसीजन अच्छा है, यह सही डिसीजन है। अभी इस तरीके का कंफर्ट जोन था। इस तरह भाजपा ने जो ये करने का प्रयास किया कि सुशील मोदी को हटाकर एक नया चेहरा दिया है, तो इससे क्या नीतीश के लिए मुश्किल खड़ी होगी या क्या लगता है आपको? नहीं, भाजपा के लिए कम मुश्किल होगी। आप इस बात को समझिए, क्योंकि चुनाव से पहले जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ एक बिहार में रोष दिख रहा था कि 15 साल हो गया बेरोजगारी ये मुद्दा उठा, ठीक उसी प्रकार बिहार बीजेपी के अंदर सुशील मोदी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी था। कई बीजेपी के नेता उससे बीजेपी चाहती थी उसे छुड़ाने के लिए अपना पीछा
इस तरह की बात है? नहीं, इस तरीके से नहीं। आप ये समझ लीजिए, एक तो उनको लंबा समय दिया सेवा करने का, पार्टी ने उनको सब पद प्रतिष्ठा दिया, डिप्टी सीएम रख, लेकिन अब जब गठबंधन हो रहा है और कई छोटे दल के भी लोग हैं उसमें, तो एक ऐसा चेहरा रखना होगा आपका जिसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो, ताकि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक रहे, गठबंधन के अंदर ठीक रहे, अपने पार्टी के विदिन में साधने का प्रयास। हाँ, तो ये बीजेपी मतलब एक तरीके से उसको दिखाना चाह रही है। और मोदी चूंकि साइलेंट वोटर का बार बार जिक्र किया जीत के दिल्ली में, जो इसलिए रेणु सिंह का नाम। हाँ, और इस बार वो बीजेपी दिखा रही है कि महिलाओं ने अगर हमें इतना दिया है तो महिला सशक्तिकरण के नाम पे हम एक और डिप्टी सीएम देंगे। चलिए, आज जो विधायक दल की बैठक हुई है एनडीए की, उसमें राजनाथ सिंह खुद दिल्ली से आए थे, उनके नेतृत्व में बैठक हुई और तभी यह निर्णय लिया गया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे और बाकी जो निर्णय इस पर बातचीत कर रहे हैं। एक बड़ी बात, हम चूँकि सनी सारद आप लौट कर आए हैं बिहार से, आपने वहाँ पे कुछ दिन रिपोर्टिंग भी की बिहार की, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो सुशील कुमार की जो और नीतीश की जोड़ी टूटी है, तो भाजपा चूंकि दूरदर्शी राजनीति बिहार में करना चाह रही है, ये बात तो स्पष्ट है, क्योंकि नीतीश को बहुत दिन ढोना भाजपा के लिए भी अच्छा नहीं है, वो चाह रही थी एक नया चेहरा हो, तो तारकेश्वर प्रसाद एक नया चेहरा, ये बात तो स्पष्ट हो गई। लेकिन क्या तारकेश्वर प्रसाद के कंधे पे रख के बंदूक नीतीश पे चलने वाली है? और क्या ये मान सकते हैं कि भाजपा इसी नाम पर तारकिशोर प्रसाद, माफ कीजिएगा, तारकिशोर प्रसाद पर ही खेलेगी भाजपा, ऐसा लगता है आपको? देखिए, कहा जा सकता है ऐसा, और कहा यह भी जा सकता है, जैसा कि आपने कहा कि 15 साल तक ये जोड़ी रही, जब तक नीतीश कुमार मजबूत रहे तब तक सुशील मोदी उनके साथ रहे और सरकार में रहे। आज नीतीश कुमार कमज़ोर पड़े तो सुशील मोदी को दरकिनार कर दिया गया। सुशील मोदी को दरकिनार करने की कई वजह है। एक तो पहले यही कि जेडीयू खुद कमज़ोर है आज, और यही वजह है कि नीतीश कुमार को आज बोलना पड़ा कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन बीजेपी वाले बोल रहे हैं तो हम बन जा रहे हैं। दूसरी बात, 15 साल के कार्यकाल के दौरान सुशील मोदी का खास करके बीजेपी का जिस हिसाब से कद बिहार में बढ़ना चाहिए वो बढ़ा नहीं। कहा यही जाता है कि बिहार में सुशील कुमार मोदी ने बीजेपी को नीतीश कुमार का पिछलग्गू बना दिया, तो ये दूसरा कारण है। तीसरा, दोनों नीतीश कुमार कुछ भी करते हैं तो सुशील मोदी उसका डिफेंड करते हैं। आपको याद होगा कि 2012 में सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल भी बता दिया था, जबकि उसके बाद 2014 में इतना जोर शोर से मोदी जी के लिए कैंपेनिंग चल रहा था। तो उसके बाद से ही कई जो राष्ट्रीय स्तर के बीजेपी के नेता हैं, खास करके बिहार के, वो नीतीश कुमार से उनका अनभिज्ञता बनी रहती थी। चौथी वजह, नीतीश कुमार पर सबसे ज़्यादा अटैक कोई करता है बिहार में तो आरजेडी और लालू प्रसाद यादव का परिवार करता है, लेकिन नीतीश कुमार इधर से बैकफायर कम करते हैं, मतलब वो जवाब कम देते हैं और उसके बदले सुशील मोदी ज़्यादा जवाब देते हैं। आपको याद होगा कि सुशील मोदी जो है लगातार इतना कागज चिट्ठा लेकर हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। इस चुनाव तक भी वो पेपर कटिंग कर सवाल पूछते थे कि 15 साल के कार्यकाल में क्या किया राजद वालों ने, उड़ाते थे। तो ये तमाम वजह है जिसकी वजह से ये दोनों जोड़ी जो है, कहा जा सकता है कि बिहार में बहुत दिनों तक रही हिट, वो हिट कहे या पिट कहे जो भी कहे, लेकिन वो अब टूट गई है। और एक आपने बहुत सही बात कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ एक माहौल था बिहार में, जैसा कि आपने जिक्र किया कि मैं बिहार गया था, बहुत नहीं घूमा, मैं जितना घूम पाया उसमें यही देख पाया कि बीजेपी से कम नाराजगी थी, नीतीश कुमार और सुशील मोदी से ज़्यादा नाराजगी थी, क्योंकि ये दोनों एक चेहरा थे और ये दोनों जोड़ी मिलकर ही कोई बड़ा निर्णय लेते थे और जवाब देते थे। झारखंड में रघुवर दास और भाजपा की जो स्थिति थी, लगभग जितना इनकम्बेंसी सीएम को लेकर था उतना पार्टी को लेकर नहीं था झारखंड में भी। लेकिन एक बात बिहार में, यदि आप जब झारखंड से रघुवर दास से कंपेयर कर चुके हैं, रघुवर दास ने की सरकार में भी काम बहुत हुआ, लेकिन उनका कार्यकाल अभी 5 साल का था। अगर यही 2 टर्म रहता और उसके बाद फिर रघुवर दास रहते तो भले ही उनके एग्रेशन, उनके व्यवहार को लेकर लोग बोलते, लेकिन ये बोलना पड़ता कि रघुवर दास ने काम किया जिस हिसाब से 5 साल में काम किया। तो बिहार में यही हुआ। बिहार में लोग बोलते थे कि हाँ नली बनी, सड़क बना, लेकिन इससे क्या होगा, पेट के लिए भी कुछ चाहिए। हमारा बेटा जो बाहर कमाने के लिए गया था वो पैदल चलकर आया, लेकिन कोई कुछ नहीं किया,
नीतीश कुमार घर से बाहर नहीं निकले। जब बिहार में पटना में बाढ़ आया तो सुशील मोदी हाफ पैंट खड़ा पहनकर जो है पुल पर खड़े हो गए खुद बचने के लिए, तो दूसरे को क्या बचाएंगे। आज भी वो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, कटाक्ष के तौर पे उन्हें शेयर किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि सुशील मोदी का ये हाल हो गया, सुशील मोदी इंतजार कर रहे लोगों का सेवा करने के लिए। तो ये तमाम वजह है, मुझे लगता है कि इसलिए सुशील मोदी को दरकिनार किया गया है और इनका दर्द जो है वो ट्वीट में भी झलक कर सामने आया है। हालांकि एक जो कहा जा सकता है कि ओरिजिनल या सही राजनीतिज्ञ जो होता है वो उसी हिसाब से नहीं करता है ट्वीट, लेकिन इन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि मेरा कोई कार्यकर्ता का पद नहीं छीन सकता, तो इसका मतलब सुशील मोदी आहत थे, उन्हें विश्वास था कि जिस तरह से जनमत मिला है और खास करके इस लहर में तेजस्वी यादव के पक्ष में जिस तरह से भीड़ जुट रही थी और उसके बाद भी एनडीए बहुमत जुटा पाया, तो सुशील मोदी को मुझे लगता है कि विश्वास था कि वो उन्हें फिर से मौका दिया जाएगा। तो क्या ये मानना तो पड़ेगा हम लोगों को, बाबा आप भी बताइएगा, कि जिस तरह से सुशील मोदी को सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने साइडलाइन कर दिया, क्या लगता है आपको? नहीं, साइडलाइन नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो पार्टी के बड़े नेता है। तारकेश्वर जी ने भी कहा कि वो बड़े नेता थे, हैं और रहेंगे। साइडलाइन पार्टी किसी को भी नहीं करती, क्योंकि पार्टी को अगर इस पिछले 15 साल में छोड़ दे तो इस बार बीजेपी सर्वाधिक गई, इसका क्रेडिट सुशील मोदी नहीं ले पाए। वही हम कह रहे हैं कि अगर भाजपा जब पूरा का पूरा लहर तेजस्वी की तरफ था और सबको उम्मीदें थी, एग्जिट पोल्स आ रहे थे, इसके बावजूद प्रचंड बहुमत लेकर भाजपा आई जो कि अनप्रेसिडेंटेड था, तो इसमें क्या सुशील मोदी का योगदान नहीं? नहीं, मोदी का ही योगदान था, लेकिन सुशील मोदी का नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि बड़े मोदी का था। हाँ, नरेंद्र मोदी का वो सारा क्रेडिट दे रहे हैं। और इसी की वजह से इस तरीके का डिसीजन हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, जितना बीजेपी नेताओं से बात हुई तो सुशील मोदी का नाम सुनते ही शायद ही 1-2 चेहरे होंगे जो नाक मुंह नहीं सिकोड़ते होंगे, लेकिन तमाम लोग उस नाक मुंह सिकोड़ने वाले में से थे। तो पार्टी इस बात को भली भांति जानती है कि अगर हमारे नेता अगर कोई चुने जा रहे हैं या फिर से डिप्टी सीएम होंगे तो इस तरीके का पार्टी पे भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए एक नया चेहरा पेश किया। अब वो आगे विश्लेषण होगा कि ये सुशील मोदी से बेहतर हैं, खराब रहे, अच्छा रहे पार्टी के लिए, ये तो हाँ, ये एक्सपेरिमेंट है। कम से कम एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा, जैसा कि आपने पूछा था कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो है तारकेश्वर जी के कंधे पर बंदूक रख के क्या भी अब चलाना चाहेगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले जो भी टर्म रहा हो जेडीयू और बीजेपी का बिहार में, उसमें नीतीश कुमार थोड़ा लीड कर रहे थे और लीड तो करेंगे अभी ही, लेकिन वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे। अभी जिस हिसाब से कमज़ोर पड़े हैं, अब बीजेपी खास तौर पे कहा जा सकता है कि बिहार में इनका अच्छे से यूज करेगी, और यही वजह है कि सुशील मोदी और इनकी जोड़ी को तोड़ी गई है कि ताकि अब अपने हिसाब से बीजेपी मैं समझ पा रहा हूं कि क्योंकि विधायक बीजेपी के ज्यादा हैं। भले ही जेडीयू के जो नेता हैं वो आपके मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चूंकि विधायक की संख्या आपके पास है तो कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। तो भाई हाईकमान या सेंटर कमान जो भी वहां से रहे अपनी सब चीजों को करेगी, और ये सही बात आपने कहा कि इस्तेमाल कर लेगी नीतीश कुमार का। हाँ, ये एक बात नहीं आई है निकल के। अच्छा, एक बार ये बताइए बाबा आप कि जिस तरह सुशील मोदी मुझे लगता है, जो आप बताइए कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, कि भाजपा ने उनको जितना समय दिया तो भाजपा ने यह उम्मीद की हो शायद कि आप इस समय में अपना कद ऊंचा करके वहां तक पहुंचे कि फिर आपको हम मुख्यमंत्री के तौर पर कभी खड़ा कर सकें। तो शायद इसमें नाकाम रहे सुशील मोदी, और ये वजह है कि भाजपा का अब उन पर कॉन्फिडेंस नहीं रहा, एक नया चेहरा ढूंढ रही है। क्या या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि चूंकि गठबंधन की सरकार 15 साल तक चली और गठबंधन में कभी दरार ना आए, इसके लिए सुशील मोदी ने अपना यूं कहे कि पीठ को सीधा नहीं किया, सीना नहीं दिखाया। दोनों पक्ष हो सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि सुशील मोदी पे पार्टी को विश्वास था कि पार्टी को आगे ले जाएंगे, बढ़ाएंगे, लेकिन उनसे हो सकता है सुशील मोदी को ये लगा कि ये गठबंधन चलना ज्यादा जरूरी ना रहे, उतने तो वो नीतीश कुमार के हो गए। बस यही जो आप शब्द कहे, यही शब्द बीजेपी के विधायक और तमाम नेता कहते थे कि सुशील मोदी, एक मोदी हमारे पास है, दूसरी मोदी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मोदी जेडीयू के मोदी जैसी बात करते हैं। क्योंकि वो हर काम को, चूंकि पार्टी में कई ऐसे डिसीजन होते हैं या गठबंधन में जब की सरकार चलती है तो कई सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जिस पे दोनों पार्टी की पूर्ण रूप से सहमति नहीं हो पाती है या कुछ बताना पड़ता है। लेकिन नीतीश कुमार, चूंकि इसीलिए उनको एरोगेंट कहा जाने लगा,
लास्ट में जिस तरह की भाषा वैसे हाँ, हो गई थी चीजें, तो लास्ट में वो वही करते थे, डिसीजन ले लेते थे और बता देते थे कि ये डिसीजन हुआ। अब वो सुशील मोदी का काम था कि बीजेपी को बताना, चूंकि जेडीयू में तो जरूरत ही नहीं थी, नीतीश कुमार सर्वे सर्वा थे और हैं, तो वो अपनी पार्टी को तो समझा लेते थे, अपनी पार्टी को समझाना सुशील मोदी के काम का था। अब ये नहीं होगा इस तरीका, तो इस तरीके से कहानी जो है पूरा चेंज होगा और आपको हो सकता है कि मंत्रिमंडल में भी बहुत बड़ा फेर बदलाव दिखेगा। मंत्रिमंडल पे ही एक मैं अब थोड़ा सा सनी साहब की तरफ जाऊंगा। आप एक तो चूंकि आप बिहार लगातार गए हैं, उस पर आपकी नज़र उस पर रही है, तो चूंकि ये दर्शकों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि अब जब चीज़ें साफ हो रही हैं, सरकार बन रही है, मुख्यमंत्री बन रहा है, तो मंत्रिमंडल का पेच हमेशा आके फंसता है। इस पर मैं चाहूँगा सनी जी आप एक टिप्पणी करें कि क्या लगता है मंत्रिमंडल में कौन कौन आएंगे, क्या क्या होगा। देखिए, अभी तक जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है और तमाम जो टेलीविज़न है या फिर पोर्टल पर जो समाचारें छप रही है, उसके अनुसार तो लग रहा है कि कल जो शपथ ग्रहण समारोह शाम 4:30 बजे होना है, उसमें मंत्रिमंडल अभी छोटा ही रखा जाएगा। 2-3 नाम जो स्पष्ट है, एक तो मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार और तारकिशोर और रेणु देवी का भी नाम चल रहा है। रेणु देवी, जैसा कि बाबा भी बताए कि महिला जो है साइलेंट वोटर के रूप में मोदी जी के सपोर्ट में आई है, तो इसलिए एक महिला उप मुख्यमंत्री रखा जा सकता है। और 2-3 नाम है जिस पर बीजेपी विचार कर रही है और मुझे लगता है कि वो उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। मंगल पांडे, माना जाता है कि मंगल पांडे जो है नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और बीजेपी चाहेगी कि थोड़ा नीतीश कुमार पर लगाम लगाया जाए, लेकिन मीठे तौर पे लगाया जाए। तो वहाँ पर चूँकि विधान परिषद से आते हैं मंगल पांडे, तो उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। नंदकिशोर यादव को मंत्री बनाया जा सकता है। प्रेम कुमार जो गया से 8वीं बार विधायक चुन के आए, वो पहले भी कृषि मंत्री रहे हैं सरकार में। तो ये जो बड़े चेहरे हैं, लग रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से इन्हें मंत्री बना सकती है। जदयू की तरफ से कौन होंगे और कई पार्टी हैं जो सहयोगी हैं उधर से। नाम तो स्पष्ट हाँ, रूप से कह ही दिए। तो ये छोटा मंत्रिमंडल होगा, तो कयास यही लगाया जा रहा है, जैसा कि हम अभी तक पढ़ पाए, जान पाए, समझ पाए, सुन पाए जी। बाकी और इसका विस्तार बाद में किया जाए। देख सकते हैं कि आप झारखंड की बीमारी वहाँ जाएगी कम्युनिकेबल डिजीज की तरह। कौन सी? वहाँ भी पूरा मंत्रिमंडल का गठन कभी नहीं होगा। अच्छा, शायद ये वजह हो सकती है कि जो मैंडेट बिखरा पड़ा है और जो आपके विपक्ष में उनके पास बहुत कम मैंडेट नहीं है आपसे, तो हो सकता है कि 1-2 सीट, चूंकि वहाँ पे कैबिनेट मंत्री के अलावा राज्य मंत्री का भी दर्जा है, तो उसमें भी कम रखा जाए कि जब भी कोई विधायक नाराज हो या उसको उस तरह से कोई ऑफर रहे, तो हाँ, तो सीट दिखा के कि भाई हमारे पास गद्दी खाली है, चिंता काहे करते हो, हम आगे देखेंगे। तो इस तरीके से ये जो डिजीज हुआ रघुवर दास के समय से शुरू, वो वहाँ भी आपको बिहार में देखने को मिलेगा। शायद पूर्ण रूप से कभी ना हो 5 साल में। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में जो लोग जानते हैं उनको बेहद करीबी से, कई लोग उनके बारे में अच्छा नहीं कहते, उनको तपाकी तक कहते हैं। वो डिसीजन बहुत फर्म और बहुत तुरंत लेते हैं और अकेले लेने का हिम्मत रखते हैं। हाँ, वो डिसीजन ले लेते हैं, आगे पीछे का नहीं सोचते। जैसे बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में कहा जा सकता है कि कुछ भी हो सकता है। बिहार में तो बहुत कुछ हुआ भी, वैसा हो गया जो 36 थे वो एक साथ हो गए। और आज जो है एक टीवी चैनल में आरजेडी के प्रवक्ता ने सवाल पूछ रहा था कि नहीं, इस पे मेरा सवाल आप ही से पूछने वाला था कि हालांकि ये थोड़ा इरेलेवेंट है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये क्या हिम्मत देती है उन्हें कि वो कह देते कि भाई हम होली हमारा होगा, दिवाली आपका है, तो होली हमारा हो, यानी कि होली तक हम, जबकि रिपोर्टर ने उनसे पूछा भी कि क्या इसका संदर्भ ये कहना चाह रहे हैं कि आप सरकार बदल जाएगी, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, आप देखिए क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। ये क्या है? आपने थोड़ा सा गौर से सुना होगा तो आपको याद होगा कि उन्होंने ये बात तब कही जब सुशील मोदी का ट्वीट आ गया। हाँ। और ट्वीट में इस बात का जिक्र था कि मेरा कार्यकर्ता का पद कोई नहीं छीन सकता। तो इसका मतलब सुशील मोदी थोड़े नाराज थे, और जहां नाराजगी होगी वहां विपक्ष को मौका मिलेगा। और खास करके जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है बिहार विधानसभा के अंदर अभी, तो उस हिसाब से उसका फायदा उठा सकता है विपक्ष। और यही वजह है कि उन्होंने ऐसा कहा, और इसका प्रयास भी लगातार किया जा रहा था। लेकिन जो रीजनल पार्टियां हैं, वीआईपी, हम, ये सब, वो सब तैयार नहीं हुई, और यही वजह है कि वाले उनको अलग कर दिया गया। तो थोड़ा तो लग रहा है कि कुछ तो हो सकता है, और यही वजह है, मुझे लगता है कि यही वजह होगी कि वो बोल रहे हैं कि दिवाली ये मना लिए, होली हम मनाएंगे। देखिए वहाँ पे तो एक और सिचुएशन आ सकता है ना, अब हम का कितना मंत्री होगा, वीआईपी का कितना मंत्री होगा,
तो ये नाराजगी का सिलसिला चलता रहता है। जैसे आप पिछली सरकार में देखें, भले ही आंसू मतलब एक ही मंत्री उनका बना, सीट खाली रह गया, लेकिन आंसू के अंदर जो तीव्रता थी और सरकार को लेकर वो जितना एग्रेसिव रहा करते थे, 5 साल भले ही सपोर्ट नहीं खींचा हो, लेकिन चुनाव में वो अलग हो गए। आंसू ने कह दिया कि नहीं हम अकेले जाएंगे। तो ये एक नई चीज सामने आई कि विपक्ष भी अभी भी हार नहीं मान रही, वो कोशिश करे कि 1-2 महीने 3 महीने राजनीति में हमेशा रहता है, कहीं भी अगर आप कहेंगे तो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, हर कोई चाहता है कि सत्ता पक्ष हो। जी चलिए, हम एक आखिरी सवाल हम पूछेंगे, आप दोनों से चाहें उस पर टिप्पणी यार, फिर हम इस लाइव सेशन को खत्म करेंगे। और सवाल यही है, बाबा आपसे शुरू करते, फिर हम सनी भैया के पास चलेंगे, फिर हम आज का सब समापन करेंगे। अब एक तो बिहार में जब नीतीश कुमार की सरकार आज से 10 साल पहले बनी थी, सुशासन बाबू की छवि आई थी, और जो छवि आप भी माने कि वो धूमिल हुई हाल के वर्षों में, स्थितियां ठीक नहीं रही, और इसी का परिणाम हम लोग को चुनाव के दौरान एक माहौल के रूप में देखने को मिला। अब सुशील मोदी उनके साथ नहीं है, भाजपा उन पे इनडायरेक्टली हमलावर है, और नीतीश अकेले पड़ गए हैं, उनका बीजेपी का अलग प्रेशर रहेगा, मुख्यमंत्री ये अलग, बिहार को कितना कुछ मिल सकेगा, और क्या फिर से सुशासन की छवि आ सकेगी? हाँ तो कैसे और नहीं तो कैसे? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए आप समझिए, नीतीश कुमार ने कह दिया वो उनका आखिरी है। अब नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में कौन हो सकता है सीएम कैंडिडेट? नोबडी फिलहाल में। बीजेपी कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी चाहेगी इन 5 सालों में सरकार वैसा काम करे जो लोकप्रिय हो। सबसे ज्यादा उनकी भत पिटी है रोजगार को लेकर, तो वो चाहेगी सबसे ज्यादा रोजगार सृजन का कार्य हो। नीतीश कुमार चाहेंगे कि स्ट्रांग और फर्म डिसीजन ले, भले क्योंकि उनको खोने के लिए कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि अगली बार जेडीयू के तो जो वो चेंजेस लाना चाहते हैं, जैसे शराबबंदी को लेकर एक बार में डिसीजन लिया, शराबबंदी को लेकर भले ही कैमरे के सामने उसका कोई खुलकर विरोध नहीं करता था, लेकिन शराबबंदी जिस तरीके से डिसीजन लिया गया वो बहुत बड़ा फैसला है। रेवेन्यू भी घटा सरकार का, और जिस तरीके चले महिलाएं सपोर्ट में आई, लेकिन उसका इफेक्ट तो क्या इस तरीके का ऐसा कौन सा 5-6 डिसीजन नीतीश कुमार रखे होंगे अपने दिमाग में कि आखिरी टाइम में, मतलब अब एक ही बॉल है, या तो आपको आउट होना है या तो 6 मारना है, तो बल्ला पूरा तेजी से घुमाने का कोशिश करेंगे नीतीश कुमार। लेकिन बीजेपी चाहेगी कि बल्ला तेजी से ना घूमे, क्योंकि सरकार का क्रेडिट हमको चाहिए। क्योंकि 5 साल के बाद उनको अपनी पार्टी को बढ़ाना है और चलाना है, क्योंकि वो तो अब जेडीयू को माइनस के तौर पे देखेंगे। अगला फाइट जो होगा वो बीजेपी और आरजेडी का होगा, तो वो चाहेंगी कि नहीं, अगर ऑफ में तय किया है स्ट्राइक मारने का तो आखिरी बॉल भी ऑफ में ही जाए, लेग में नहीं नीतीश कुमार उसको घसीट पाए, ये कोशिश करेगी। तो अब इन दोनों पार्टियों के बीच की अंदरूनी लड़ाई से जनता को कितना फायदा होगा, और जो नीतीश कुमार जो 7 संकल्प अपना कह के आए हैं उसको तो पूरा करेंगे। उन्होंने कहा है कि भाई सड़क का मरम्मती होगा, सड़क तो हर जगह पहुंच गई, बिजली पहुंच गई, वो जहां घर घर नल से पानी देंगे वो तो करेंगे, लेकिन ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। इसके इन सब के बावजूद जिस गांव में लोग कह रहे थे कि यहाँ मतलब कभी हम जीवन में सड़क ही नहीं देखे थे, बिजली नहीं देखे थे, नीतीश कुमार ने पहुंचा दिया, अब पानी पहुंचा रहे हैं। तो क्या ये बात है, इन सब के बावजूद ऐसा कितना डिसीजन लेगी बीजेपी या एनडीए की सरकार बिहार में, जो अगली बार भी आरजेडी जितना बढ़ी है इस बार वो डाउन हो जाए? तो लोकप्रिय कौन सा ऐसा लेना होगा? लोकप्रिय कई बार आपको डिसीजन लेने में अपना बजट भी देखना होता है, तो इस तरीके का कितना डिसीजन होगा? हमको लगता है कि अगर बीजेपी के नेता इस चीज को देख रहे हैं तो उनको लैंड रिफॉर्म्स में जाना चाहिए सबसे पहला। एनडीए की सरकार को अगर बिहार में लैंड रिफॉर्म्स होगा तो आप ये समझ लीजिए कई छोटे मोटे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं स्वतः वहां जाएंगे, लैंड परचेस करेंगे, इंडस्ट्री बैठाएंगे, क्योंकि वहां जो लैंड की भी कमी नहीं है, वर्क का भी कमी नहीं, हर जगह पूरे भारत में आप देखेंगे बिहार के लोग जाके नौकरी कर रहे हैं, और पानी की भी कमी नहीं है बिहार में पानी कमी तो ये चीज। हाँ, और बिजली जहां तक है तो बिजली की भी समस्या अब नेशनल ग्रिड नहीं, नेशनल ग्रिड बन जाने से कहीं से कोई भी परचेज कर सकता है। तो ये लैंड रिफॉर्म्स हमको लगता है कि शायद इस बार सबसे पहला मुद्दा होगा एनडीए का, ताकि वो रोजगार की तरफ भी चीजें बढ़ें। सनी भैया आपसे सेम सवाल आपका, मैं चाहूँगा कि टिप्पणी थोड़ी अलग हो, आप इस पर जो सोचते हैं कि
इतने प्रेशर में एनडीए के बीजेपी की तरफ से, और जो कि इनका लास्ट टाइम है, इनके जोड़ीदार टूट गए हैं, नीतीश पे प्रेशर ऑलरेडी है, इस बीच में बिहार को कितना कुछ दे सकेंगे वो? बिहार को क्या मिलेगा इस राजनीतिक प्रपंच में जो भी चल रहा है बिहार में? देखिए, नीतीश कुमार थोड़े लालची प्रवृत्ति के आदमी हैं। लालची कहने का मतलब कि वह पद के लालची हैं। वह हमेशा, इसलिए लालू प्रसाद यादव ने पलटू राम कहा था उन्हें, और जो मुख्यमंत्री पद जहां दिखा उन्हें उसी हिसाब से पलट गए। और बाबा ने अपनी बात को रखते हुए जिस बात का जिक्र किया कि उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि यह मेरा आखिरी चुनाव हो सकता है। जब उस पर वो इमोशनल कार्ड नहीं था? नहीं, जब उस पर सवाल खड़ा होने लगा तो नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसा मैं हर एक चुनाव में करता हूँ। तो इसी से समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार के मन में क्या होता है, वह कहते क्या हैं। तो नीतीश कुमार को अच्छे से पता है कि अपनी छवि सुधारने का एक बार मौका जनता ने दिया है, जो छवि बिगड़ रही थी। दूसरा, बीजेपी के साथ कैसे बैलेंस करके और ऐसे में भी खुद की छवि को बीजेपी से ज़्यादा मजबूत करना है, वो बिहार में करना है। जिस तरह से इस चुनाव में, देखिए बिहार चुनाव में इस बार सबसे अच्छी बात यही रही कि मुद्दों पर राजनीति हुई। हाँ। जिस तरह से, हालांकि राज्य के चुनाव में क्रेडिट तो आप जिसे भी दे, मैं तो तेजस्वी को दूंगा। हाँ बिल्कुल, तेजस्वी, पुष्पम प्रिया जैसी छोटी छोटी जो पार्टियां हैं जो लगातार मुद्दे पर राजनीति करती रही, लेकिन वो सीन में कहीं नहीं रही भले ही, लेकिन शुरुआत वहीं से हुई। हाँ, तो ये हुआ। तो जो उद्योग बंद पड़े हैं और जिस तरह से सभी जगह जाकर तमाम नेता बोलने लगे कि जो चीनी की मिलें हैं, तमाम तरह की मिलें हैं जो बंद हो गई, और वहाँ के लोगों को जो है महानगर में जाके रोजगार करना पड़ा। और यही वजह है कि मनोज वाजपेयी जैसे नेता को भी मुंबई में काबा गाना रिलीज करना पड़ा। उसके बाद नेहा राठौर जी गाई कि बिहार में काबा। तो ये तमाम बातें, देखिए जनता बहुत जागरूक हो चुकी है जब से सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव हुआ है। तो जनता उस हिसाब से समझती है और सोचती है। मैं जहाँ तक बिहार में गया तो बात करने से पहले पूछते थे लोग कि आप किस चैनल से हैं, आप बताइएगा कि हम फलाने चैनल से, तो बोलता था कि ओ ये इस पार्टी का है। तो आप बोले कि सोशल मीडिया से, तो बिहार पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है, बहुत मुहल्ला एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। और हर किसी के सोचने समझने की शक्ति जो है वो बहुत ही फर्टाइल दिमाग, राजनीतिक माइंड के लोग होते हैं। और यही वजह है कि आईएएस सबसे अधिक बिहार से ही निकलता है। तो सामाजिक जो न्याय की बात कह के लालू यादव ने शुरुआत किया 15 साल, उसके बाद इन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के साथ भ्रष्टाचार मुक्त। लेकिन इन सब के इतर अब बिहार में इकोनॉमिक की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। तो कोई भी अगली सरकार जो 5 साल के लिए बन रही है एनडीए की, इनको उस मुद्दे पर रहना चाहिए, क्योंकि वो एक इतना बड़ा मुद्दा है। आपने 6 लाख रोजगार दिया 15 साल में, लेकिन आप इस 5 साल में क्या देंगे? और नीतीश कुमार ऐसे नहीं है कि तुरंत से मान लीजिए कोई डिसीजन लेंगे, यस नो कर देंगे, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार को भी देखना है। ठीक है, अगर बिहार की राजनीति को वो बाय बाय करेंगे, जेडीयू तो रहेगा बिहार में। हाँ। और क्या केंद्र में उनके लिए और कुछ बेहतर इंतजाम हो सकता है? अच्छा, लेकिन एक बात यहाँ मैं और जोड़ना चाहूँगा। इस बार नीतीश कुमार के लिए भी उतना आसान नहीं होगा जितना पिछले अपने टर्म में वो खुलकर डिसीजन लेते रहे। अब उन्हें हर एक डिसीजन छोटे भाई की भूमिका में है। हाँ, छोटे भाई की भूमिका में है, लेकिन पहले जिस तरह से खुलकर उन्होंने डिसीजन लिया, अब उन्हें डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और केंद्र का, तभी मैंने पूछा आपसे हाँ कि कितना मुश्किल होगा उनके लिए। नहीं, मुश्किल तो होगा, क्योंकि आपने ये बात क्लियर कर दी कि यह जरूरी नहीं है कि ये नीतीश का आखिरी टर्म। हाँ। ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ऐसे में नीतीश भी अपनी लंबी राजनीति चाहेंगे कि भाई आगे मेरा क्या है, तो इसके लिए नीतीश क्या करेंगे और क्या बिहार को क्या मिल जाएगा इससे? वही तो नीतीश कुमार तो इस बार भी वैसे चुनाव नहीं लड़े, वो तो विधान परिषद से ही आते हैं। हाँ। लेकिन वो पद के लिए बोल रहे थे कि वो आखिरी बार है, ताकि जेडीयू को सीटें आ जाए, वो मुख्यमंत्री पे काबिज रहे। तो नहीं, चुनौती तो है। और इसलिए मैं कह रहा था कि इस बार थोड़ा मुश्किल होगा उनके लिए, और केंद्र का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा जो भी डिसीजन होगा, क्योंकि बीजेपी के पास कहा जा सकता है कि इस बार मौका है। और इस चुनाव में जिस तरह से तेजस्वी का कद बढ़ा बिना लालू प्रसाद यादव के, हालांकि कई लोग यही कहते हैं कि पिछली बार में कम सीट में लड़े थे और अधिक सीट जीते थे, लेकिन इस बार माना यही जा रहा था कि बिना लालू प्रसाद यादव के यदि चुनाव होता है, पिछली बार नीतीश और लालू एक साथ थे, तो इस बार अकेले राजद है। हालांकि कांग्रेस साथ थी और दूसरी पार्टियां थी, लेकिन कांग्रेस की वजह से माना जा रहा है कि नुकसान ही हुआ है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो तेजस्वी का जो कद बढ़ रहा है बिहार में इस चुनाव में जो बढ़ा,
वो बीजेपी के लिए सरदर्द है। और यही वजह है कि बीजेपी अब हर एक कदम जो है फूक फूक कर एक एक स्टेप आगे रख रही है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार अब जो भी फैसला लेंगे अब उस पर केंद्र का हस्तक्षेप होगा। और आपको यह जानकारी होगी कि झारखंड के ही जो गोड्डा से सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने सवाल भी उठा दिया कि जो शराब के लिए जो कानून है उसमें थोड़ा संशोधन होना चाहिए। तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी अब हिंट्स देनी शुरू कर दी है। देखिए बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं, या कहा जा सकता है कि बीजेपी ने कई ऐसे नेताओं को छोड़ के रखा है जो बयान दे देकर लोगों को टाइट करके रखते हैं। तो वैसे नेताओं ने बयान देना शुरू कर दिया है। आज जिस तरह से गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया, का काम करते हैं, गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर सुशील मोदी को थोड़ा आश्वासन दिया, कोई पद छोटा बड़ा नहीं तो होता, मौका मिला, उन्हें मौका मिला है, तो वो भी मौका को बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के लिए अब चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है तब जब सुशील मोदी साथ नहीं रहे हैं। जी मुझे लगता है कि काफ़ी बातें हो गई है, चूँकि लंबी बातचीत भी हो गई है। और बिहार की राजनीति पे हम उस दिन चर्चा कर रहे हैं जिस दिन झारखंड का स्थापना दिवस है। इसी नोट पर आज हम ख़त्म करते हैं अपने इस लाइव को। आपको ये लाइव कैसा लगा हमें कमेंट करें और बताएं। बाकी जो अपडेट्स होंगे हम देते रहेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, सबा खैर, सुबह।